हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं हमारा पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। लेकिन आपने यदि पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर इसका लिंक आ रहा है, पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद में ये लेक्चर देखिए। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए सबको कि इस लेक्चर के बाद में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। तो जल्दी से चैप्टर देख करके वहां आ जाइए और वहां पर अपनी क्विज सॉल्व करिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ ही साथ और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फ्लावर के बारे में पढ़ा था कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फ्लावर कैसे बनता है, कैसे वेजिटेटिव मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेस में से सबसे पहला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पहला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले के जो प्रोसेस होंगे वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा और मेन पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो जाते हैं। अब चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों स्टेप्स होते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सिमिलैरिटी पाई जाती है, जिसमें पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या करना है, हमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं वो पढ़ते हैं, गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है वो पढ़ते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रियो बनता है, कुछ में नहीं बनता है, वो तो डिपेंड करेगा कौन सा एम्ब्रियो है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं बेटा। तो देखो, पहला अपना टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा बेटा, यदि याद हो आपको तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कुछ बातें बताई थी कि जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर के अंदर थैलेमस जो है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वो सारे मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। तो हमें अभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करनी है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। अच्छा, आपको कल का अगर लेक्चर याद है तो आप मुझे यह बता सकते हो कि एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है। एंड्रोशियम का यूनिट होता है स्टेमन। अब जरा एक लॉजिक वाली बात करते हैं, क्या स्टेमन मॉडिफाइड लीफ है? तो आप सब कहेंगे जी हाँ, ये मॉडिफाइड लीफ है। तो स्टेमन क्या है, एक मॉडिफाइड लीफ। चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई, मॉडिफाइड लीफ होती है। अच्छा, अब इस स्टेमन के अंदर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, स्टेमन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो डेवलपमेंट होगा? तो आंसर क्या आएगा, स्टेमन के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। लेकिन पोलन ग्रेन्स से पहले बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। यानी कि स्टेमन के अंदर स्पोर्स बनेंगे।
और स्पोर्स जहां बनते हैं उसको तो स्पोरेंजियम बोलते हैं, और स्पोरेंजियम अभी इस लीफ का पार्ट है, तो हम स्टेमन को क्या बोल सकते हैं? मॉडिफाइड स्पोरोफिल। हाँ, आप चाहो तो इसको मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हो, बट दिस इज मॉडिफाइड स्पोरोफिल। तो ये हुआ हमारे पास में स्टेमन का एक और नाम, याद रख लेना। स्टेमन को कहते हैं मॉडिफाइड स्पोरोफिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेमन खुद भी एक मॉडिफाइड लीफ है और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो ये है एक मॉडिफाइड स्पोरोफिल। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो कल के लेक्चर से आपको ये याद होना चाहिए कि हमने ऐसे पढ़ा था कि ये है थैलेमस। इस थैलेमस के अंदर 4 नोड्स होती हैं। इंटर नोड कंडेंस हो जाता है और हर एक नोड है वो अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो चेंज होकर के वो लीफ को मॉडिफाई कर देती है। इसी की तीसरी नोड से एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था स्टेमन। देखो ये ऐसे होगा स्टेमन, ऐसा सा एक पार्ट आपको दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं एक स्टेमन। ठीक है, अब एक बार इस स्टेमन के बारे में थोड़ा सा पार्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको तो बोलेंगे अपन स्टेमन, और जितने भी स्टेमन होंगे उन सबको मिला के बोलेंगे एंड्रोशियम। स्टेमन का सबसे ऊपरी पार्ट, फूला हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। उसकी स्ट्रक्चर मैं आपको अभी समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी आप एक बार इस डायग्राम पे ध्यान दो। और एंथर के बाद में जो भी पार्ट बच गया, उस सारे के सारे पार्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिलामेंट। ये है फिलामेंट। अब इस फिलामेंट को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड यानी पास में। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। ये थैलेमस के पास में है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। प्रॉक्सिमल एंड का क्या काम है? तो आपको एक काम तो दिख ही रहा है। प्रॉक्सिमल एंड क्या करता है? अटैच होता है टू थैलेमस। ये थैलेमस से अटैच हो जाता है। सही बात है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद करो 11th क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर फैमिलीज पढ़ रहे थे। ऐसी कौन सी फैमिली थी जिसके पेटल्स के साथ उसके स्टेमन जुड़े हुए थे, जिसको एपीपेटलस कंडीशन कहते थे, जिसके फ्लावर फॉर्मूला के अंदर हम ऐसा लिखा करते थे एंड्रोशियम, और जो कोरोला है और एंड्रोशियम है उनके ऊपर ऐसे एक निशान लगाते थे। याद करो जल्दी से और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें यह कंडीशन पाई जाती थी कि स्टेमन है वो पेटल से जुड़ा हुआ है। बेसिकली स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड ही होता है जो अटैच होता है टू पेटल। तो पेटल से भी अटैच हो सकता है और ये थैलेमस से भी अटैच होता ही है। थैलेमस से तो 100% होगा, बट कुछ फैमिलीज के अंदर ये पेटल से भी अटैच होगा। तो मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? प्रॉक्सिमल एंड का क्या काम है। अब आते हैं अपन दूसरे पार्ट के ऊपर। चलिए, जो हमारा सेकंड पार्ट है इसे कहते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल का मतलब होता है दूर, जो दूर है वो डिस्टल है। डिस्टल एंड का क्या काम है? एंथर से जुड़ने का। तो ये एंथर से अटैच होता है।
अटैच टू एंथर। ठीक है, तो ये तो हो गया फिलामेंट के बारे में। अब मुझे दो बातें हैं, उनका जवाब आपसे चाहिए। फिलामेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि एंथर और थैलेमस के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रही है, दोनों को जोड़ रही है ना। तो क्या इसकी लेंथ सारे के सारे प्लांट स्पीसीज के अंदर सेम होती है? जैसे सोलेनेसी के एंथर की जो सॉरी फिलामेंट है उसकी लंबाई, और जो पोएसी फैमिली है या मालवेसी फैमिली है या क्रूसीफेरी फैमिली है या कंपोजिटी फैमिली है, क्या सारी फैमिलीज के जो ये स्टेमन होते हैं उनकी लेंथ और उनकी जो नंबर है सेम हो सकता है? नहीं ना। तो स्टेमन का एक करेक्टर हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी लेंथ एंड नंबर डिफरेंट in different species, in different species, अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग लेंथ होती है। फिलामेंट के बारे में हम एक बात लिख सकते हैं कि ये एक लॉन्ग एंड सिलेंडर यानी पतला स्ट्रक्चर होती है। पतली सी स्ट्रक्चर है, लंबी सी स्ट्रक्चर है। तो अभी तक हमारे पास में क्या क्या चीजें क्लियर हो गई? फिलामेंट के दो एंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड का काम क्या होता है, डिस्टल एंड का काम क्या होता है, स्टेमन की लेंथ एंड स्टेमन का नंबर है वो हर स्पीसीज में अलग हो सकता है, और एंथर अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं मेनली, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं। जहां से एंथर फिलामेंट से जुड़ता है वहां पर एक टिश्यू होता है जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा। जब हम टीएस कट करके देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करके देखते हैं, तब हमें दिखाई देता है। इस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू एंथर एंड फिलामेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। ये हो गया हमारे पास में एक बार के लिए स्टेमन के फिलामेंट के बारे में जानकारी। एंथर हमको डिटेल में पढ़ना है तो अपन एंथर के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एंथर। अच्छा, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास नोट्स भी बन के तैयार हो जाएं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं एंथर के बारे में। एक बार के लिए तो एंथर ये वाला पार्ट है, दिख रहा है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं अभी। देखो, एंथर को समझाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मेरे पास में ये दो मार्कर पेन है, ठीक है। ऐसे अपने को चार मार्कर पेन लेने हैं। एक बार एक रख देते हैं, एक की बात करते हैं। ये मार्कर पेन एक लंबी सी स्ट्रक्चर है। इस मार्कर पेन के अंदर एक इंक डालने वाला स्ट्रक्चर होता है, एक इसको चलाने वाला स्ट्रक्चर होता है। अपन सबको निकाल देते हैं बाहर। बाहर निकाल के इस मार्कर को अंदर से खोखला कर लेते हैं, ठीक है। सब कुछ बाहर निकाल दिया, ये खाली हो गया। अब इस खाली मार्कर के अंदर आपको क्या करना है? बहुत सारा होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल डालना है। यानी इस खाली मार्कर को आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से भर देना है। तो आप इमेजिन करिए कि ये खाली मार्कर है और इस खाली मार्कर को आपने सेल से भर दिया। तो कैसी स्ट्रक्चर हो गई? जब आप ऐसा काम कर देंगे तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। जो सेल्स आपने अंदर भरी है उन सेल्स का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इस मार्कर यानी कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ अपने को क्या करना है? ऐसे बहुत सारी लेयर्स को अरेंज करना है। देखो ऐसे,
ये लपेट गया, बहुत सारी लेयर्स, इनको बोलते हैं एंथर वॉल। अभी हमारे पास में दूसरा मार्कर है, तो मैं क्या करता हूं, जल्दी से दूसरी साइड से भी इसको ऐसे लपेट लेता हूं। देखो ऐसे करके, ऐसे गोल गोल कर लिया इसको। ये हमने दोनों मार्कर्स को, यानी कि दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया को बहुत सारी वॉल्स के अंदर कवर कर लिया। अभी मैं इसको रबर बैंड से बांध देता हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। ये देखो भाई, अब आप बताओ ये स्ट्रक्चर की कल्पना कर सकते हो कैसी होगी। लंबी लंबी माइक्रोस्पोरेंजियम है दो, और उनके चारों तरफ वॉल्स हो गई, और ये दोनों एक साथ हैं। मेरे पास में ऐसा एक और सेट है, दोनों, ठीक है। यदि मैं इनको ऐसे अटैच कर दूं, ये, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। आई मेरी बात समझ में? इसको बोलते हैं अपन एंथर। समझने की कोशिश करिए। हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम थी, दो माइक्रोस्पोरेंजियम थी, दोनों को एक साथ पैक कर दिया तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई, ये दूसरी बन गई। इसे कहते हैं, दोनों को अटैच कर दिया तो इसे कहते हैं एंथर। तो अभी आप इतना समझिए, एंथर में क्या होगा, ये एक लंबी सी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर ऐसे टिश्यू भरा हुआ है, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स। ये दूसरी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें भी ऐसे टिश्यू भरा हुआ है। ये तीसरी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें भी टिश्यू भरा हुआ है, और ये चौथी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें भी टिश्यू भरा हुआ है। ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, और ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, और यदि हम इन दोनों को अटैच कर दें एक साथ, तो अब स्ट्रक्चर ऐसी बन के आएगी हमारे पास में, ऐसी, और ये ऐसी स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट है। एक, दो, तीन, और ये चार माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हो गया हमारे पास में एंथर का स्ट्रक्चर। अभी ना मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, देखते जाइए, ठीक है। तो इसको, और फिर ये यहां फिलामेंट लगा होगा। एक बार अपने को फिलामेंट की तो बात ही नहीं करनी है। इसके अंदर की स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसका टीएस कट करते हैं, ऐसे करके टीएस। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो आप समझिए कि मेरे हाथ में ये एंथर है और मैंने इसका टीएस कट किया ऐसे ऐसे, और फिर मैं ये टीएस आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको चार कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, हर कॉर्नर में एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो मार्कर का है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जब ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद में हमको ऐसे ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ऐसे। और इस स्ट्रक्चर के सेंटर में ऐसे करके ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, चार। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि ऊपर एक टिश्यू होता है, जो टिश्यू आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप टीएस कट करेंगे तो अंदर से दिखाई देगा। यहां पर होता है कनेक्टिव टिश्यू। इन सभी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये भरा हुआ है स्पोरोजीनस सेल्स का मास, मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर होगी। अब मैं आपको समझाता हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लेबलिंग का। देखो, वापस से रिवाइज करो। एक मार्कर था, उस मार्कर के अंदर हमने बहुत सारा सेल्स भर दिया तो एक लंबी माइक्रोस्पोरेंजियम बन गई। ऐसी दो माइक्रोस्पोरेंजियम एक साथ अटैच हो गई। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं लॉब। इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं लॉब, और ये दूसरी स्ट्रक्चर, इसको भी बोलते हैं लॉब। दोनों को यदि अटैच कर दे तो एंथर बन जाता है। यानी कि एंथर किससे बना हुआ है? दो लॉब से बना है। तो एक काम करते हैं,
अगर मैं इस एंथर को ऐसे समझाऊं आपको, ये देखो एंथर ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लोब। तो ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर एक साइड और है, तो इसका मतलब एंथर के अंदर दो लोब्स होती हैं। एक एंथर में, टिपिकल एंथर के अंदर दो लोब्स होती हैं। ये भी एक लोब है, ये भी एक लोब है। समझ में आया? ये दो लोब है। अब मैंने क्या किया, एक लोब को साइड में रख दिया। एक लोब की बात करते हैं। यदि मैं इस एक लोब के अंदर एक कॉर्नर की बात करूं, सिर्फ एक कॉर्नर की, ये यहां से लेकर के यहां तक के एक कॉर्नर की, तो इस एक कॉर्नर को बोलते हैं थीका। इसको क्या बोलेंगे? थीका। थीका का मतलब होता है रूम। इसको बोलेंगे एक थीका या एक रूम। समझ में आया? अगर हम इस एक कॉर्नर की बात करें, सिर्फ एक कॉर्नर की, इस एक कॉर्नर के अंदर क्या है? ये इसके अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? इसके अंदर है स्पोरो जीनस टिश्यू। इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है। ये स्ट्रक्चर समझ में आई आपको? स्पोरोजीनस टिश्यू। इस स्पोरोजीनस टिश्यू की जो हर सेल है वो मियोसिस डिवीजन में जाएगी। आगे बात करेंगे, एक बार इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमें ना कुछ चीजें याद करनी है, और वो कैसे याद करनी है मैं बता देता हूं। एक टिपिकल एंथर की बात करें, टिपिकल एंथर, टिपिकल एंथर किसे कहते हैं? ऐसा एंथर जो सब में, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन हो, उसे टिपिकल एंथर बोलते हैं। यानी कि ये जो एंथर हम पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ऐसा ही पाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं टिपिकल एंथर। तो एक टिपिकल एंथर के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना आपको, आइए मैं समझा देता हूं। सबसे पहले, एक एंथर में कितनी लॉब्स होती हैं? दो लॉब्स होती हैं। तो इसे हम कहते हैं बाइलॉब्ड। एक एंथर में कितनी लोब हैं? दो, तो इसे कहेंगे बाइलॉब। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि एक लोब में कितने थीका हैं? टू थीका हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइथीकस। डाइथीकस, इसका नाम हो जाएगा डाइथीकस। एक लोब के बेसिस पे हमने डाइथीकस नाम रखा है। फिर यदि हम आपसे ये पूछें कि एक पूरे एंथर में कितनी स्पोरेंजिया है, तो आप कहेंगे 4 माइक्रो स्पोरेंजिया है। 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। तो इसके बेसिस पे इसका नाम है टेट्रा स्पोरेंजिएट। इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि एक एंथर में 4 थीका हैं। जी हां, आपकी बात सही है। ये एक थीका, ये दूसरा थीका, ये तीसरा थीका, ये चौथा थीका, 4 थीका हैं। पर इसको हम टेट्राथीकस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बेटा इसका नाम जो है वो एक लोब में कितने थीका हैं उसके बेसिस पे हुआ है। क्योंकि जितने एक लोब में होंगे, दूसरी लोब में भी उतने ही होंगे। तो जो समझने वाला है वो आराम से समझ जाएगा कि यदि एक एंथर बाइलोब्ड है, आपने कहा बाइलोब्ड, इसका मतलब उसके अंदर दो लोब्स हैं। फिर आपने कहा डाइथीकस, मतलब एक लोब में दो थीका है, तो बाइलोब्ड में 4 थीका हो गए अपने आप। और फिर इसका नाम जो है वो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया के बेसिस पे बना हुआ है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर जो लेयर्स हैं उनको मिला के एंथर की। अब इस एंथर की स्ट्रक्चर को यदि आप देखोगे तो आपको देखने से ऐसे लगेगा 4 कॉर्नर्स जैसे क्लियर हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए चारों कॉर्नर्स आपको आराम से दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इट इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। अभी अपन और बातें करेंगे इसके बारे में। आप जरा ध्यान से देखो एक लोब को।
जब हमने एक लॉब के अंदर 2 मार्कर्स को पैक किया था, तो इनको पैक करते 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 यहां तक जब पहुंचे, तो देखो बीच में एक लाइन बन गई। यहाँ पे ये लाइन आपको क्लियर कट दिखाई दे रही होगी शायद, ये लाइन बन गई। ये जो लाइन है, ये लाइन यहां पर है, ये रही वो लाइन। इस लाइन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या कर रही है, ध्यान से देखो, ये ग्रूव दोनों थीका को सेपरेट कर रही है। ये ग्रूव जो है वो दोनों थीका को सेपरेट कर रही है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव है, ये रन अलोंग द लेंथ, और ये क्या करती है, ये सेपरेट करती है टू थीका। ये दोनों थीका को सेपरेट करने का काम करती है। जब आप इस एंथर को मैच्योर होते हुए देखोगे, तो यही लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जहां से एंथर टूट जाएगा बाद में। ये वॉल्स वगैरह टूटेगी ना, तो यहां से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो इसी को बाद में कहेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का नाम क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस। बाद में होगा, अभी के लिए इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ये भी है, जो यहां पर देखो दोनों की दोनों लॉब्स को सेपरेट करिए। जब आप दो लॉब्स को ऐसे अटैच करोगे, तो इनके बीच में भी एक लॉन्ग ग्रूव रहेगी, तो वो दोनों के दोनों लॉब्स को सेपरेट करेगी। ये भी क्या है, एक लॉन्ग ग्रूव है। और ये लॉन्ग ग्रूव क्या कर रही है, ये सेपरेट कर रही है टू लॉब्स को। इट सेपरेट्स टू लॉब्स। ये दोनों लॉब्स को सेपरेट करने का काम कर रही है। तो इस डायग्राम में आपको क्या क्या समझना है वो सारी बातें देख लीजिए एक बार से। एक टिपिकल एंथर के अंदर 2 लॉब्स होती हैं, इसलिए बाइलॉब्ड कहते हैं। एक लॉब के अंदर 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको डाइथीकस कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो थीका को सेपरेट करती है, और एक ग्रूव होती है जो लॉब्स को सेपरेट करती है। टीएस के अंदर देखेंगे तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखती है, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कॉर्नर्स के अंदर प्रेजेंट है। अब अपन आगे की बात करते हैं। जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, जब ये इमैच्योर होता है, इमैच्योर एंथर, तो इमैच्योर एंथर के अंदर इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। जो अभी अपन ने 4 बनाई थी ना लॉन्ग, ये मार्कर, वो इस मार्कर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के ऊपर इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं ऐसे। ये पोलन टेट्राड्स हैं, 4-4 पोलन ग्रेन्स का ग्रुप है। ये तो क्या है, पोलन टेट्राड्स। तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को अपन बोलेंगे पोलन सैक। आई मेरी बात समझ में? माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन सैक एक ही स्ट्रक्चर का नाम है, लेकिन ये दोनों टर्म्स हम कैसे यूज करते हैं। जब एक एंथर इमैच्योर होता है, तो इमैच्योर एंथर में स्पोरोजिनस टिश्यू भरा है, तो उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। लेकिन जब बाद में उसी एंथर में पोलन ग्रेन बन जाएंगे, तो हम इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक बोल देते हैं। तो दोनों एक ही बात हो गई। अब मैं आपको एक और असेप्शन की बात बताता हूं। देखो, एक फैमिली है मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के जो एंथर होते हैं, उनकी एक खास बात पता चली। क्या पता चली, देखो उसकी खास बात। मालवेसी फैमिली के एक एंथर के अंदर केवल 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। चलो ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो अपन बना लेते हैं भैया। ये रही एक माइक्रोस्पोरेंजियम,
और ये रही दूसरी माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे 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 ऐसे। बाहर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये एंथर वॉल्स हैं, लेकिन अरेंजमेंट कैसे होता है? अभी अपने को दोनों मार्कर्स को एक साथ पैक करना है, एक साथ। पहले तो अपन ने एक को अलग पैक किया था, दूसरे को अलग पैक किया था, अभी एक साथ पैक किया। और जब इसका टीएस कट करके देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। अपन टीएस कट कर लेते हैं इसका, और टीएस कट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये इसका टीएस है और ये टीएस आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब आप जरा मुझे बता सकते हैं कि यहां पर एक एंथर में कितनी लॉब्स हैं? एक लोब है ना, एक ही लोब है। तो इसे कहते हैं यूनिलोब्ड, या मोनोलोब्ड भी बोल सकते हैं, यूनिलोब्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कितने थीका हैं? ध्यान से देखना, यदि यहां पर हम दो थीका बना रहे हैं तो दोनों थीका के बीच में एक लाइन है, ग्रूव है। ये वहां हमने कैसे बनाया था? देखो, जैसे ये मार्कर है, एक मार्कर को एक साइड में रखा, दूसरे मार्कर को दूसरे साइड में रखा, फिर दोनों को अलग अलग पैक कर दिया। तो दोनों अलग अलग कमरों में थे, दोनों अलग अलग रूम्स में थे। लेकिन अभी हमने क्या किया है, दोनों मार्कर्स को एक साथ रखा है, फिर एक साथ रख के ही दोनों को ऐसे पैक कर दिया एक साथ। तो यहाँ एक ही थीका है, यहाँ दो थीका नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिंगल थीका। इस एक एंथर के अंदर या एक लोब के अंदर एक ही थीका है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोथीकस, इसे बोलेंगे मोनोथीकस। अच्छा, यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी है एक एंथर के अंदर? तो यहां पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट। तो आपको ना ये याद करना है, क्योंकि मालवेसी फैमिली का है, असेप्शन में आ गया, और मालवेसी फैमिली जो सिलेबस में आ गई है, तो इसलिए ये अपने को अभी याद रखना है। टिपिकल एंथर की बात करेंगे तो टिपिकल एंथर है वो कैसा होता है, वो होता है बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। जबकि मालवेसी फैमिली का यूनिलोब्ड होता है, मोनोथीकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है। ये हो गया हमारे पास में एक एंथर के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। यदि आप इतना डिटेल में पढ़ लोगे तो आगे की आपको आराम से समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है, ये सारा का सारा रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। हमने क्या पढ़ा, चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के सेक्शन का। हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसमें पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट को कहते हैं स्टेमन। स्टेमन एक मॉडिफाइड लीफ है और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, तो इसे स्पोरोफिल बोल सकते हैं अपन। स्टेमन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन, तो स्टेमन की स्ट्रक्चर एक लंबे फिलामेंट के साथ एक एंथर जुड़ा होता है, ऐसी होती है। फिलामेंट एक लंबा पतला स्ट्रक्चर होता है, और जो एंथर है वो एक फूला हुआ पार्ट होता है। फिलामेंट के दो एंड्स होते हैं, एक को डिस्टल एंड कहते हैं, एक को प्रोक्सिमल एंड कहते हैं। प्रोक्सिमल एंड का काम होता है या तो थैलेमस से अटैच करना, या कुछ फैमिली में पेटल से अटैच होना। फिर उसके बाद में जो स्टेमन है उसकी लेंथ और नंबर, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सिट्रेसी फैमिली है, उसमें अलग एंथर है। जैसे कि फेबेसी फैमिली में, उसमें एंथर का नंबर अलग है। पी फैमिली है फेबेसी, उसमें अलग होता है। तो सब में अलग अलग हो सकता है। फिर उसके बाद में एंथर की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक एंथर के अंदर टोटल 4 लंबी लंबी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम अलोंग द लेंथ होती है, जितना लंबा एंथर होगा उतनी लंबी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। फिर एक एंथर में दो लोब्स होती हैं, दोनों लोब के अंदर दो दो थीका होते हैं, और हर कॉर्नर के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। फिर इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ रहता है। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स मियोसिस में जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। और इसके साथ अपन ने मालवेसी फैमिली का एंथर है उसका टीएस देखा। तो इतना आप याद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। इसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाइए, वहां तुरंत प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।